हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोशल अनियन। आज काफ़ी अरसे बाद आई एम मेकिंग अ वीडियो जिसमें आई जस्ट सिट डाउन एंड शेयर माय नॉलेज एंड एक्सपर्टीज अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस इन बेंगलुरु। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, विच इज़ हाउ टू फाइंड द परफेक्ट एकोमोडेशन इन बेंगलुरु। रेंट में अगर फ्लैट ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे बेंगलुरु में, इस विषय में बात कर रही हूँ। आप में से अगर कोई भी बेंगलुरु में शिफ्ट हो रहा है या फिर ऑलरेडी बेंगलुरु में रह रहे हैं लेकिन नया घर ढूंढ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को एंड तक देखते देखते यू विल डेफिनेटली एक्वायर सम नॉलेज and some expertise about how to find the best suited accommodation for yourself in this beautiful city. बेंगलुरु में अपार्टमेंट ढूंढने के लिए मैं आपको जो भी टिप्स देने वाली हूँ उसमें से सबसे पहला टिप ये है कि आप कैसे डिसाइड करें कि आपका रेंट मनी कितना होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सब इस शहर में आ रहे हैं काम की तलाश में, पैसा कमाने, और अगर हम पैसा कमाएंगे लेकिन उसे सेव नहीं करेंगे, सब कुछ रेंट में ही खर्च कर देंगे, तो कैसे चलेगा। सो आई विल गिव यू अ फॉर्मूला। आपका सैलरी जो भी है, आपका सैलरी इन हैंड सैलरी जो है आपका, उसका आप मैक्स टू मैक्स 25 to 30% ही आप रेंट में दीजिए। यानी कि से फॉर एग्जांपल अगर आपका इन हैंड सैलरी जो है वो 1 लाख है, तो आप ऐसा रेंट लीजिए जिसमें आपको अपनी जेब से सिर्फ 25,000 to 30,000 ही देना पड़े। आई नो दिस इज अ very difficult task, especially in a city which is known as one of the most expensive cities in the country, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत वहाँ पे करनी होगी। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि आप 35% तक रेंट में दे दीजिए। मैं वहाँ पर भी आपकी जेब थोड़ी सी टाइट कर देना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम अ बिलीवर ऑफ सेविंग्स। तो अगर आप इतना सारा पैसा रेंट में ही दे देंगे, आप बाकी जगह कैसे इन्वेस्ट करेंगे। ऑलवेज मेक श्योर आप अच्छे से नेगोशिएट कीजिए। अगर आपका लैंडलॉर्ड से बात हो रहा है तो लैंडलॉर्ड से डायरेक्टली बात कीजिए, या अगर आप बीच में कोई मिडिल मैन है, ब्रोकर है, तो उससे अच्छे से बात कीजिए। ट्राई टू नेगोशिएट योर वे थ्रू इट एंड ट्राई नॉट टू स्पेंड मोर देन 25 to 30% ऑफ योर इन हैंड सैलरी इन रेंट। सो दैट इज टिप नंबर 1। इसको लिख लीजिए, इसको रख लीजिए, इसको ज़रूर आप फॉलो कीजिए, चाहे मेरे दूसरे टिप्स फॉलो कीजिए या नहीं कीजिए। Now coming to tip number 2, आप ऐसे जगह पर ही एकोमोडेशन ढूंढिए जो आपके वर्क प्लेस से विदिन 10 किलोमीटर के रेडियस में हो। आपका जो भी ऑफिस है, जिस भी लोकेशन में आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस से आपका घर या आप जहाँ पे रेंट ले रहे हैं, आपका रेंटेड एकोमोडेशन जो है वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आप ज़्यादा दूरी पे घर लेंगे, this city will make you cry and I am not joking about it. Let me tell you, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक का प्रॉब्लम रहता है। इसीलिए अगर आप सोचते हैं कि मैं यहाँ पर अगर अपने ऑफिस के पास घर लूँगा तो वो मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, मैं ऑफिस से दूर कहीं घर ले लेता हूँ जहाँ पे थोड़ा मुझे सस्ते में मिल रहा है, इट इज़ गोइंग टू टेक द पीस ऑफ योर माइंड। आपका सुख, चैन, शांति, टाइम सब ले लेगा अगर आप घर दूर लेंगे। तो दिस इज़ अ गोल्डन रूल। आप घर लीजिए, बेशक छोटा घर लीजिए, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस घर मत लीजिए, लेकिन मेक श्योर कि आपका जो घर हो वो आपके ऑफिस से या आपका जो वर्क प्लेस है उससे सॉरी हाँ, तो एज अ सेइंग उससे 10 किलोमीटर्स के अंदर ही होना चाहिए। थर्ड टिप फॉर यू बिफोर यू फाइनलाइज योर हाउस, आप देखिए कि आपके नए घर से आपके ऑफिस तक जाने में कितने रास्ते आपको मिलते हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन अगर है आपके घर से आपके ऑफिस तक, तो उस घर को आप फाइनलाइज मत कीजिए, उसको आप शॉर्टलिस्ट करके रख लीजिए, फाइनलाइज मत कीजिए। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ट्रैफिक की हालत, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो कभी अगर ऐसा हुआ कि बारिश हुई है और ट्रैफिक जाम हो गया है तो घंटों तक वो ट्रैफिक वहाँ से मूव नहीं करेगा। इन दैट केस आप भी ऑफिस नहीं जा पाओगे, इनफैक्ट आप भी अपने घर में लॉक हो जाओगे, आप भी कहीं नहीं जा पाओगे। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके घर से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे आपको जाना है, विच इज़ योर ऑफिस, योर वर्क प्लेस, वहाँ पे जाने के एटलीस्ट 2 रास्ते हो कि अगर गाड़ी अटक जाती है किसी एक रास्ते पे, आप बाइक लेके या ऑटो लेके आप
दूसरे किसी रास्ते से जा पाओ। ऑल्सो फाइनलाइज करने से पहले उस एरिया का ट्रैफिक सिचुएशन देख लीजिएगा। ये देख लीजिएगा कि वहाँ पे नालियाँ है कि नहीं, क्योंकि अगर नालियाँ होंगी, ड्रेन्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे वाटर लॉजिंग की समस्या ज़्यादा होने के चांसेस हैं। बारिश में पूरा जाम हो जाएगा रास्ता, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए देख लीजिए कि ट्रैफिक का क्या बंदोबस्त है, क्या सीन है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ पर होता है कि नहीं, ये देख लीजिए। वाटर लॉजिंग की समस्या है कि नहीं देख लीजिए। ड्रेन्स वगैरह क्या सिचुएशन है ये देख लीजिए। अब सोचिए कि आपको कोई घर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, आपके ऑफिस से भी विदिन 10 किलोमीटर्स की रेडियस में है और दो रास्ते भी निकल रहे हैं आपके घर से ऑफिस तक जाने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड? तो आप देख लीजिए कि आपके घर में या जिस मोहल्ले में आप घर ले रहे हैं वहाँ के आसपास कोई ऑटो स्टैंड है या नहीं, या यूलू बाइक स्टैंड है कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको कनेक्ट करेगा आपके वर्क लोकेशन के साथ। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि आपके पास अपना 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, विच आई अंडरस्टैंड, क्योंकि इस सिटी में ऑलमोस्ट सबके पास ही अपना 4 व्हीलर या 2 व्हीलर है। बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जहाँ पर रहें उसके आसपास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो या कनेक्टिविटी हो, क्योंकि देयर कैन बी डेज जहाँ पर आप खुद ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, या देयर कैन बी डेज जब आपका खुद का जो ट्रांसपोर्टेशन है, बी इट अ कार और अ बाइक, वो आप यूज़ नहीं कर पा रहे, तो आपको ज़रूरत होगी एक ऑटो की या फिर ऊबर की या फिर यूलो बाइक की। नेक्स्ट कम्स यूटिलिटी। आप देखिए कि उस एरिया में हाइपर मार्केट है या नहीं, कोई सुपर मार्केट है या नहीं, आप जिस सोसाइटी में घर ले रहे हैं उस सोसाइटी में वीकली मार्केट्स बैठते हैं या नहीं, वेजिटेबल्स के लिए मार्केट्स बैठते हैं या नहीं, ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यू आर गोइंग टू बी वेरी बिजी। बेंगलुरु इज़ अ वेरी बिजी सिटी। यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है, और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपके पास भी टाइम नहीं होगा कि आप बहुत दूर दूर जाके मार्केटिंग करें या रोज़मर्रा की चीज़ें मंगवाएं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो अकोमोडेशन है, आप जहाँ घर ले रहे हैं उसके आसपास ही आपको सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाए। और ज़रूरत की चीज़ें क्या होती है? एवरी डे नीड्स जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? हमारा दाल चावल, खाना पीना, सब्जी, तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको आपके घर के आसपास मिल जाए। इसके लिए ध्यान रखिए कि देयर शुड बी सुपर मार्केट और वेजिटेबल्स आने चाहिए, वेजिटेबल वेंडर्स आपके घर में आने चाहिए। ये सब चीज़ें आपके अपार्टमेंट के आसपास आपको मिल जाना चाहिए, तो आप उस अपार्टमेंट को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। नाउ इफ़ योर बजट अलाउज यू, आई विल सजेस्ट कि आप एक सोसाइटी में, एक गेटेड कम्युनिटी में ही घर लें। वैसे तो जो भी आउटसाइडर्स बेंगलुरु में आते हैं वो हमेशा गेटेड कम्युनिटी में घर लेना ही पसंद करते हैं। एज एन आउटसाइडर यू विल बी इन अ वेरी सिक्योर एटमॉस्फेयर। और कई बार क्या होता है कि जब गेटेड कम्युनिटीज़ होती है, सोसाइटी के अंदर ही आपको सारी यूटिलिटी का सामान मिल जाएगा। उनका खुद का एक ग्रॉसरी स्टोर होता है, उनका खुद का एक वेजिटेबल स्टोर होता है, तो आपको यहाँ से आपकी सारी ज़रूरत का सामान मिल जाएगा। देन दीज सोसाइटीज़ हैव देयर ओन कारपेंटर्स, देयर ओन प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस। तो अगर आप एक आउटसाइडर हैं, बाहर से सिटी में आ रहे हैं और आपको नहीं मालूम है कि वेयर यू हैव टू गो टू फाइंड दीज पीपल, आपकी सोसाइटी में ही आपको आपकी ज़रूरत का हर चीज़ मिल जाएगा। तो एक और फ़ायदा है गेटेड कम्युनिटी में रहने का, वो ये है कि बहुत ही ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन क्राउड आपको मिलेगा। लाइक यू विल गेट अ मिक्स्ड मेट्रोपॉलिटन क्राउड, चाहे वो लोकल्स हों या आउटसाइडर्स हों। तो you will not feel like an outsider. You will feel like you belong to this city. Now one thing, gated communities में रेंट बहुत ज़्यादा होता है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है फ्लैट्स के लिए। एक फ्लैट खाली होगा, उसको लेने के लिए 5 लोग लाइन लगा के रखे हैं। इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप अगर किसी ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं तो आप ब्रोकर के साथ बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर लीजिए कि दे शुड गिव द फ्लैट टू यू ओनली। आप रेंट को लेके भी, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला, रेंट को लेके भी आप बहुत अच्छे से बातचीत कर लीजिए, समझ लीजिए कि क्या रेंट है। और वन थिंग, बिफोर फाइनलाइजिंग ऑन वन फ्लैट, सोचिए कि आपको कोई सोसाइटी बहुत अच्छी पसंद आ गई है और आपने उसमें एक फ्लैट शॉर्टलिस्ट कर दिया है और आपको बोला जा रहा है कि उस फ्लैट के आपको 35,000 रेंट देना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट कि बिफोर यू फाइनलाइज, बिफोर यू साइन द डॉटेड लाइन, आप उसी सोसाइटी में 5-6 घर और देखिए और पूछिए कि दूसरे लोग किस तरह का रेंट दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि दूसरा आदमी जो है वो 30,000 दे रहा है और आपसे 35,000 मांगा जा रहा है। सो यू विल हैव टू डू दैट काइंड ऑफ ग्राउंड वर्क। एक और मैं टिप आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है, एक फ्लैट के पीछे इतनी ज़्यादा मारामारी रहती है, लाइन लगा के लोग लगे रहते हैं,
इसलिए ये ब्रोकर्स ही कई बार क्या करते हैं कि आपको उन्होंने एक फ्लैट दिलवाया, then they get the commission, and after 6-7 months they will call the landlord and tell them कि you know what, आप तो सिर्फ 35 में ही आपने ये फ्लैट दिया हुआ है, मार्केट में ये फ्लैट 40,000 50,000 में रेंट में जा रहा है. This is how the middlemen they are hyping up the rent. तो ये आपके साथ ना हो, इसीलिए I want to give you a tip कि when you sign the rent agreement, have a clear conversation with your landlord कि आप ये 11 months के लिए ले रहे हैं और इस पैसे में आप ले रहे हैं, ये रेंट अमाउंट होगा, एंड इन दिस 11 month they should not ask you for a changed rent. ये नहीं होना चाहिए कि अभी आप 35 में घुस रहे हो और 4 महीने बाद वो बोले कि मुझे बाहर 40,000 मिल रहा है तो you also increase the rent. ये बहुत अच्छा सा कॉन्वर्सेशन कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिचुएशन मैंने सुना है कई लोगों के साथ हुआ है. एंड देन यू फाइनलाइज द रेंट इन द डॉटेड लाइन. एक और चीज़, घर फाइनलाइज करने से पहले अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि घर के सारे स्विच पॉइंट्स काम करते हैं, लाइट्स काम करते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जैसे बाथरूम के पीछे हुक्स होना, ये सब काम करता है कि नहीं, गीज़र काम करता है कि नहीं. क्योंकि कई बार क्या होता है कि सोचिए कि एक टेनेंट छोड़ के गया, 2 साल रह के छोड़ के गया और दूसरा टेनेंट आ रहा है, तो इसी बीच जो लैंडलॉर्ड होता है वो तो वाइट वॉश करके देगा, लेकिन जो अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिक का जो भी सामान है, वो सब कुछ चेंज नहीं करके देगा. तो ये हो सकता है कि पिछली पार्टी ने यूज़ किया हो और यूज़ करते करते वो ख़राब हो गया हो और उसको लैंडलॉर्ड को मालूम भी नहीं है, चेंज भी नहीं कराया, और जब आप घुसते हैं उस घर में तो आपको डैमेज्ड घर मिलता है, गीज़र काम नहीं कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिक पॉइंट काम नहीं कर रहा, कोई सॉकेट काम नहीं कर रहा. ऐसा हो सकता है, ऐसा होने की संभावना है. इसीलिए आप बिफोर फाइनलाइजिंग द हाउस छोटी छोटी चीज़ें आप अच्छे से इंस्पेक्ट कर लीजिए, ताकि बाद में जाके आपको छोटी छोटी चीज़ों के पीछे और भगदड़ ना करना पड़े. वन लास्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू इज, आप फाइनलाइज करने से पहले अपने लैंडलॉर्ड से एक डिस्कशन कर लीजिए कि आपके फूड हैबिट्स क्या हैं, एंड इफ़ योर लैंडलॉर्ड इज ओके विद दोस फूड हैबिट्स. ना आप पूछेंगे मैं क्या खा रहा हूँ, उससे मेरे लैंडलॉर्ड को क्या ठीक प्रश्न है. वेल आई एग्री, आप क्या खा रहे हैं उससे किसी को भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए. लेकिन कई बार ऐसा होता है दैट समवन इज अ वेजिटेरियन, दे वुड नॉट वांट आइडियली कि कोई नॉन वेजिटेरियन खाना उसके घर में कुक हो, या फिर कोई पर्टिकुलर टाइप का मांस या मच्छी या एग उसके घर में कुक हो. ये लैंडलॉर्ड के साथ बाद में जाके कोई किचकिच ना हो, इस चीज़ को लेके बाद में कोई परेशानी ना हो, इसलिए पहले ही इस तरह की बातें क्लियर कर देना बहुत ही ज़्यादा सही है. अब आप बोलेंगे कि कानूनन तो मैं इस घर में रेंट पे कर रहा हूँ, ये मेरा घर है, मैं कुछ भी कुक कर सकता हूँ, लैंडलॉर्ड हैज़ नो से. एब्सोल्युटली लैंडलॉर्ड हैज़ नो से, बट व्हाई टू टेक दैट हेडेक, व्हाई टू टेक दैट हेडेक, उस झमेले में, उस झगड़े में जाना ही क्यों. तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, टेल द लैंडलॉर्ड कि भाई मैं ये खाता हूँ और मैं ये पकाने वाला हूँ, आई यू ओके विद इट. इफ दे आर नॉट ओके विद इट, लीगली दे कैन नॉट रियली डू एनीथिंग, बट मैं जिस तरह की हूँ, मुझे किसी झमेले में नहीं पड़ना होता है, तो मैं इसीलिए इसी तरह का एडवाइस दे रही हूँ कि आपको भी आगे चल के किसी झमेले में ना पड़ना हो. So yeah, have that conversation. So these were a few of my tips for you before you start your house hunting in Bengaluru. Do consider these tips, do consider these points, and I hope कि आपको आपका मनपसंद मनचाहा घर बहुत जल्दी मिल जाएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, do consider giving it a like. और इस चैनल में मैं अक्सर इसी तरह की वीडियोस बनाती रहती हूँ जिसमें आई डिस्कस अबाउट लाइफ एंड जॉब एंड लाइफस्टाइल इन बेंगलुरु. And if you are interested in this kind of jazz, do consider subscribing to my channel. I will meet you next time in another video. तब तक के लिए bye bye.